वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जैसा मोस्टली हमारा फॉर्मेट होता है इसका, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, कुछ देर मैं बात करूँगी, उसके बाद में आप लोग जो मेरे प्रेजेंटेशन से लेकर सवाल हो या उसके अलावा भी सुसाइड के बारे में जो सवाल आई एम श्योर सबके मन में कुछ ना कुछ होंगे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा नाम हुमैरा खान है। मैं फ़िलहाल साइकेट्रिक सोशल वर्क से एमफिल कर रही हूँ। मैंने बीए साइकोलॉजी में किया था और मेरा एमए सोशल वर्क मेंटल हेल्थ में रहा है। मास्टर्स और एमफिल दोनों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से है। सुसाइड के टॉपिक पर अंडरग्रेड के दिनों से ही डिस्कशंस और सेशंस में पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में एक रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट का एक छोटा सर्टिफिकेट ऑनलाइन कोर्स भी किया था। और सुसाइड में इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि हराम का शब्द इसके साथ जुड़ जाता है, पर फिर और उसकी वजह से इट बिकम्स रियली कॉम्प्लेक्स, और सुसाइड अपने आप में कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। तो कोशिश करूंगी कि जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग तक पहुंचा पाऊँ। शुरू करते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स को लेकर। ये WHO के दी हुई स्टैटिस्टिक्स है कि करीब हर साल जो है 8 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ सुसाइड की वजह से मरते हैं। और जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया आता है, तो वहाँ पर मतलब जो ओवरऑल वर्ल्ड के सुसाइड के रेट परसेंटेज है, उसमें से 79% सुसाइड की जो डेथ्स हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से होती हैं। इट्स द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग्स 15 से 19 साल के जो लोग हैं उनमें तीसरे नंबर पे आने वाली वजह है मौत की। और इंडिया में पिछले साल 2019 में 381 डेथ्स ऑन एन एवरेज रोज देखी गई है, जिसका कारण सुसाइड था। ये एक वर्ल्ड का डेटा है जिसमें दुनिया में हर 40 सेकेंड में कोई एक इंसान की मौत सुसाइड की वजह से होती है। हम अभी कुछ डेफिनेशंस और टर्म्स जो सुसाइड के अराउंड है देखेंगे। सुसाइड को डिफाइन किया जाता है एक डेथ caused by self-directed injurious behavior with intent to die as a result of behavior। मतलब खुद नुकसान पहुंचाने वाला कोई बिहेवियर हो और जिसका मकसद है कि मरना है। सुसाइड अटेम्प्ट दूसरा वर्ड है जो हम देख सकते हैं कि non-fatal self-directed potentially injurious behavior with intent to die as a result of the behavior। यानी जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उसको हम सुसाइड अटेम्प्ट में गिनते हैं। सुसाइडल आइडिएशन जो है सुसाइड के बारे में सोचना, प्लान करना या उसका ख्याल आना मन में, उसको सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं। मैंने टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग सेल्फ हार्म और सुसाइड रखा है। ये दोनों अलग फिनोमेना है, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ हार्म को भी डिफाइन किया है। सेल्फ हार्म हम थोड़ा सा टच करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन सुसाइड पे करेंगे इंशाल्लाह। सेल्फ हार्म का जो
अभी लिटरेचर में टर्म है, मोर एक्सेप्टेबल टर्म है, वो नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी है, जिसका मतलब डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि direct and deliberate destruction of one's own bodily tissue in the absence of lethal intent and for reason not socially sanctioned. तो अपने आप को नुकसान पहुंचाना और जानबूझकर अपने आप को नुकसान पहुंचाना जिसमें मरने का इरादा ना हो, उसको सेल्फ हार्म कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ सेल्फ इंजरी या सेल्फ हार्म जो है, जो कॉमन वो ये हैं कि अपने आप को काटना, जलाना अपने आप को, या स्क्रैच करना, नोचना, या अपने आप को मारना, और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ये कॉमन फॉर्म्स पाए गए हैं। और अक्सर लोग जो सेल्फ हार्म करते हैं वो एक से ज़्यादा तरीके यूज करते हैं। सेल्फ हार्म क्यों करते हैं लोग, अगर हम देखें तो उसकी कुछ वजह ऐसी हैं कि लो सेल्फ एस्टीम होना, यानी अपने बारे में जो तसव्वुर है वो, या अपने बारे में कम सोचना। डिप्रेशन, एंजाइटी क्लिनिकल कंडीशंस हैं, यानी ये तो बीमारियां हैं। अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो वो इंसान भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है विदाउट द इंटेंशन ऑफ डाइंग ऑल्सो। टू रेगुलेट डिफिकल्ट एंड इंटेंस थॉट्स एंड फीलिंग्स, कई बार कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स या फीलिंग्स बहुत शदीद होते हैं, उनके ख्यालात और एहसासात, और उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग द इमोशंस एज वेल, इमोशन डिसरेगुलेशन कहते हैं उसको। और कई बार जो इमोशनल पेन है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसको बर्दाश्त नहीं मतलब वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए अपने आप को फिजिकली हार्म करते हैं ताकि बॉडी का ध्यान उस तरफ चला जाए और वो पेन पे अटेंशन डाइवर्ट होगा तो इमोशनल पेन थोड़ा कम महसूस होगा। और कई बार सेल्फ हार्म जो है वो एक तरीके से कुछ बताने का, कुछ कम्युनिकेट करने का तरीका भी होता है कुछ लोगों का। सुसाइड तक कैसे पहुंचता है इंसान, इसकी बहुत सारी थियोरीज हैं। ये एक साइकोलॉजी की एक थियोरी है, इंटरपर्सनल थियोरी, उससे ये कॉन्सेप्ट्स मैंने लिए हैं। और बहुत फिक्स थियोरीज नहीं है सुसाइड, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और उसको बहुत सारे एंगल से समझने की कोशिश जारी है अब भी। तो एक जो इंटरपर्सनल थियोरी वो ये बताती है कि ये 4 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए एक इंसान को सुसाइड करने के लिए। तो थ्वाटर्ड बिलोंगिंगनेस, यानी कि मैं मेरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी मैं किसी के साथ जुड़ा हूँ, वो एहसास जो है कम हो जाना या टूट जाना। मतलब आई डू नॉट बिलोंग टू एनी वन और एनी वेयर, ऐसा फील होना कि मैं कहीं का भी नहीं हूँ, ना किसी जगह के लिए ना किसी इंसान के लिए, मतलब मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में, ऐसा महसूस होना। और परसीव्ड बर्डनसमनेस, यानी ऐसा लगना कि बहुत भार है मुझ पर, और ये भी कि मैं भी एक बर्डन हूँ, ये दोनों चीजें। कैपेबिलिटी, यानी ये 2 एस्पेक्ट्स होंगे कि मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ, और मुझे जो है बर्डन जैसा भी फील होता है, लेकिन उसके साथ साथ कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी क्या मेरी कुव्वत है अपने आप को नुकसान पहुंचा पाने की। और डिजायरेबिलिटी, क्या मैं वाकई मरना चाहती हूँ। जब ये चीजें जुड़ जाती हैं तब इंसान सुसाइड की तरफ जाता है। एक दूसरी थियोरी है जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की पुरानी लाइक ट्रायड है, जिसमें होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस का कॉन्सेप्ट है। जब इंसान ये डिप्रेशन की कंडीशन में होता है, अक्सर जब सिवियर डिप्रेशन होता है, कि इंसान जो है कोई भी एक शख्स बहुत नाउम्मीद महसूस करे और हेल्पलेस, यानी
लाचार महसूस करे और वर्थलेस, यानी मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा महसूस करे, तो वो भी सुसाइड की तरफ ले जा सकता है एक इंसान को। अगर हम सोशल लेंस से देखें तो पिछले जो कॉन्सेप्ट्स की बात की वो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से थी, लेकिन अगर हम सोशल लेंस से देखें तो सुसाइड पे काम करना सोशियोलॉजी में डर्कहाइम ने किया था, और उन्होंने ये कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे। लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, यानी समाज में कम जुड़ा हुआ होना सुसाइड की वजह बन सकता है। समाज में कम जुड़ा होना यानी कोई एक शख्स जिसको या तो समाज से बाहर कर दिया गया है, कोई आउटकास्ट हो, या फिर कोई एक इंसान जिसका समाज में बहुत कम ताल्लुक हो, किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे कोई इंसान है जो अकेला रहता है, जिसका परिवार नहीं है, या परिवार दूर रहता है, या किसी भी तरीके का उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है। हम सोशल इंटीग्रेशन को प्रोटेक्टिव फैक्टर में भी देखेंगे, इसलिए मैं और डिटेल में नहीं जा रही हूँ फिलहाल। लैक ऑफ सोशल रेगुलेशन, तो इसमें डर्कहाइम ने बात की है स्पेशली इकोनॉमी के टर्म से, जहाँ पर इकोनॉमी बहुत ट्रांजिशन में हो, अगर यानी किसी देश की, किसी मुल्क की इकोनॉमी बहुत ऊपर नीचे, क्राइसिस का समय नहीं, क्राइसिस के समय में इतना नहीं होगा, जबकि बहुत उतार चढ़ाव जब हो रहा हो, आगे पीछे इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो रही हो, या उसकी वजह से भी तनाव इस तरीके से आ सकता है कि लोग सुसाइड की तरफ बढ़े। जो तीसरी किस्म सुसाइड की इन्होंने बताई है वो ये है कि किसी की इज्जत या जान बचाने के लिए, जैसे फायर फाइटर वगैरह का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो किसी की जान बचाने में अपनी जान दे देते हैं। दूसरा इसमें एग्जाम्पल सती का भी है, जो इंडिया में प्रैक्टिस हुआ करती थी कि जिस हिंदू औरत का शौहर अगर गुजर जाए तो वो अपनी उसी के साथ अपनी जान दे दे, तो दैट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ सुसाइड। फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसको ऑनर वाले इसी में इन्होंने गिनाया था, पर कुछ एग्जाम्पल इसका जो आगे के थियोरिस्ट है उन्होंने ऐसा दिया कि कुछ कल्चर्स में, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल जापान का दिया था कि वहाँ पर एक्सपेक्टेशन एक स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा है कि वो परफॉर्म करे एक सर्टेन लेवल पे, पर अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको जो दबाव महसूस हो रहा है उससे अपने आप को निजात दिलाने के लिए भी वो सुसाइड कर सकता है। ये एग्जाम्पल हम हमारे कंट्री में भी देख सकते हैं। टू एस्केप यूनिवर्सल परसिक्यूशन, ये कोई एक ऐसा ग्रुप हो, इसका एग्जाम्पल, क्योंकि डर्कहाइम एक बहुत पुराने थियोरिस्ट हैं, उनके एग्जाम्पल थोड़े पुराने हैं, लेकिन उसको हम नए इसमें भी देखेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि स्लेवरी का, यानी एक ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में कोई इंसान मौजूद हो जिससे निकल पाना उसके लिए मुमकिन ही नहीं हो। तो जो गुलामी का दौर था उसमें अगर कोई गुलाम है तो उसके लिए मरने के अलावा और कोई तरीका नहीं है अपने आप को उस स्ट्रक्चर से बाहर निकाल पाने का। तो वो एक रीजन हो सकता है, लेकिन हम यूनिवर्सल परसिक्यूशन को आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी स्टडीज पर से, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो कम्युनिटीज दुनिया भर में जिनके साथ पर जुल्म होता है, या उनके स्पेसिफिक एरिया या जगह पर, लोकेशन पर भी होता है, तो उस चीज से बाहर निकलने के लिए मेरा जो सोशल स्ट्रक्चर है उससे मेरे लिए बाहर निकलना सिर्फ मौत ही उसका जरिया है, अगर ऐसा लगे तो दोज पीपल कैन ऑल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। स्टिग्मा अराउंड सुसाइड, सुसाइड के साथ जुड़कर बहुत स्टिग्मा है, और इसके कारण ये है, अगर हम देखें एक लीगल इशू है। सॉरी, एक्चुअली आई सॉ सम men also trying to enter, मैंने जहाँ भी पास किया था मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि दिस इज फॉर वुमेन। if Sanya you are looking at it, हुमैरा प्लीज कंटिन्यू। sorry. तो स्टिग्मा का मैं उर्दू में ट्रांसलेशन ढूंढ रही थी, क्योंकि स्टिग्मा एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, तो एक वर्ड के तौर पे ट्रांसलेशन मिलना मुश्किल है।
धुतकारी भी चीज या जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता हो, अब मुझे उर्दू ट्रांसलेशन नहीं याद आ रहा, सॉरी। तो सुसाइड के साथ जुड़ा हुई जो जो बदनामी है, अगर हम ये कह सकते हैं, उसका लीगल कारण ये है कि इंडिया में और भी बहुत सारे देशों में ऐसा था कि सुसाइड वाज सीन एज अ क्राइम। और मुझे जो भी सुसाइड का डेटा इंडिया का मिला है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिला है। तो 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया। दैट इज द फर्स्ट टाइम जब विच अ डॉक्यूमेंट विच स्पोक अबाउट डीक्रिमिनलाइजिंग सुसाइड। तो अब उसको क्राइम के तौर पे देखा गया। तो कोई भी चीज जब जुर्म के तौर पे देखी जाती है तो उसके लिए हिमायत बहुत कम होती है और उसके साथ जुड़ी हुई हकारत बहुत ज्यादा होती है और उसी तरीके का एक सख्त रवैया होता है। तो लीगल हो गया। सोशल में ये देखा जाए, समाजी तौर पे जो इंसान खुदकुशी करता है उसको एक फेलियर की तरह देखा जाता है, या फिर ये लोग अक्सर ये बोलते हैं कि कितना वीक इंसान था, कितना कमजोर था कि सुसाइड कर लिया। रिलीजियस, ज्यादातर रिलीजन और इस्लाम भी जो है सुसाइड को हराम करार देता है। तो इस वजह से सुसाइड एक टैबू टॉपिक भी है और उसके लिए हिमायत भी कम है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टिग्मा है वो एक बहुत बड़ा बैरियर है किसी भी इंसान के लिए मदद मांगने के लिए या मदद की तरफ बढ़ने। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं सुसाइड का? जैसे कोई एक, हाउ डू आई से इट, स्टार्ट टू एंड नहीं है कि यहाँ से शुरू हुआ और इस वजह से, लाइक एक डायरेक्ट कनेक्शन हम नहीं बोल सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मिलकर एक इंसान को उस तरफ ले जाते हैं कि वो सुसाइड के बारे में सोचे या सुसाइड करे। तो वो रिस्क फैक्टर्स जो हमारे पास रिसर्च सुसाइड की अवेलेबल है उससे ये सारे फैक्टर्स मिले हैं मुझे कि मेंटल डिसऑर्डर, यानी किसी भी तरीके का कोई मानसिक रोग हो तो वो इंसान बाकी लोगों से ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है सुसाइड करने के लिए, यानी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सुसाइड करे। प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स, अक्सर लिटरेचर ने ये बताया है कि सबसे ज्यादा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा नहीं बट वन ऑफ द मोस्ट एट रिस्क ग्रुप, जिन लोगों ने पहले कभी अटेम्प्ट किया है सुसाइड लेकिन वो बच गए, तो उनका रिस्क बहुत होता है सुसाइड से मरने का। सोशल आइसोलेशन, ऐसे लोग जो समाज से अलग रहते हों, अलग कर दिए गए हों या अलग रहते हों। फिजिकल इलनेसेस, जो सिवियर फिजिकल इलनेसेस होती हैं, कैंसर हुआ, किडनी की बीमारी है या कोई क्रॉनिक इलनेस जिसमें इंसान अक्सर बीमार रहता है और बहुत तकलीफ होती है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, फैमिली में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे घर जहाँ पर हमेशा कुछ तनाव रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो लोग भी रिस्क पर हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, अगर खानदान में किसी ने, जो खूनी रिश्तेदार हैं उनमें से किसी ने कभी अगर सुसाइड की है तो रिस्क बढ़ जाता है। इम्पल्सिविटी, यानी उजलत जो मिजाज में जिन लोगों के होती है वो रिस्क में होते हैं सुसाइड के। इनकार्सरेशन, कोई अगर जेल गया हो या जेल में रहा हो कई समय तो वो। होपलेसनेस, नाउमीदी जो है वो एक रिस्क फैक्टर है। और वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पर बर्फ गिरती है वहां पर देखा गया है कि मौसम के बदलने से भी, यानी जहाँ पर 3-3 4-4 महीना या उससे भी ज्यादा वक्त तक बर्फ रहती है और धूप नहीं मिलती है, तो वो लोग भी रिस्क पर होते हैं क्योंकि दिमाग में जो है कुछ केमिकल्स कम बनते हैं अगर धूप ना मिले, तो वो सुसाइड की तरफ ले जा सकते हैं। एजिटेशन, स्लीप, चिड़चिड़ापन मिजाज का होना, ये रिस्क फैक्टर है, ये कारण नहीं है। आप लोग प्लीज ये नोट करें कि ये अगर है तो सुसाइड होगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ये सारी चीजें अगर मौजूद हैं तो वो लोग जो है रिस्क पर हैं कि सुसाइड कर सकते हैं। एक्सपोजर टू सुसाइड, यानी जिन्होंने किसी भी तरीके से देखा है सुसाइड को तो वो लोग भी रिस्क पे हैं। होमलेसनेस,
यानी बेघर होना। और वो लोग जो आर्मी नेवी वगैरह में रहे हैं, जिन्होंने वॉर देखा है, वो लोग ऐसा कुछ स्टडीज ये भी बताते हैं कि वो लोग जो तजुर्बा करने से कतराते हैं वो लोग भी। और पुलिंग टुगेदर, आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू रिकॉल ये मैंने क्यों लिखा है। लो सेल्फ एस्टीम, हमने पहले भी देखा, लो सेल्फ एस्टीम एक कारण है सेल्फ हार्म का भी, पर वो सुसाइड का भी रिस्क फैक्टर है। और शेम, यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती हो अगर किसी को बिना रीजन के भी। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, काफी जगह पे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की बात हुई है, मैंने ये CDC का से अडॉप्ट किया है। कोपिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी इस पे कई बार बात होती है। कोपिंग यानी कि कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो हम उससे कैसे सामना करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है कि कोई भी मुश्किल या कोई प्रॉब्लम या मसला आता है तो उसको हल करने की सलाहियत कितनी है हमारी। अगर ये हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, तो वो एक तरीके का प्रोटेक्टिव फैक्टर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ लाइफ स्किल। 11 लाइफ स्किल्स जो है NCERT ने डिफाइन किए थे, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दे हैव एडेड। natural and religious cultural and religious beliefs that discourage suicide। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि रिलीजन की वजह से स्टिग्मा है जरूर, लेकिन रिलीजन जो सुसाइड को हराम बोलती है या उसको खराब देखती है, तो वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर भी बनता है। फिर लोग जो हैं सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए, इवन इफ दे हैव सुसाइडल आइडिएशन, यानी अगर मन में ख्याल आ भी रहा है कि नहीं जीना है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो भी वो इस वजह से रुक जाते हैं कि ये हराम है। कनेक्शंस टू फैमिली, फ्रेंड, कम्युनिटी सपोर्ट, तो कनेक्टेड फील करना, अगर आसपास दोस्त हैं जिससे बात कर सकते हैं, जिनके साथ रहना अच्छा लगता है, जिनके साथ शेयर किया जा सकता है, या फैमिली के साथ कनेक्शन अच्छा है, या कम्युनिटी का सपोर्ट है, यानी आप जिस जगह रहते हैं आपके पड़ोसियों के साथ में या आसपास और जो ग्रुप्स हैं उनसे उनसे आपका मिलना जुलना अगर अच्छा है, बातचीत होती रहती है, तो वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, यानी वो आपको बचाता है सुसाइड की तरफ बढ़ने से। एक स्टडी अमेरिका की मैंने देखी थी, इसीलिए ये दूसरा फैक्टर डाला है ब्रैकेट में कि ऑर्गेनाइजेशनल रिलीजियसनेस, यानी किसी अगर इसको हम देखें हमारे कॉन्टेक्स्ट में, तो मस्जिद में जाना, यानी मस्जिद, मंदिर, चर्च, जिसमें भी जाना, आप उससे जुड़े हों, उसकी रिलीजन की एक्टिविटीज से, तो जमात में जाते हैं, वहां लोगों से अगर मिलते हैं, आपका राब्ता होता है, तो वो भी एक बचाव बनता, ढाल बनता है सुसाइड के अगेंस्ट। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स विद केयर प्रोवाइडर्स, केयर प्रोवाइडर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं या दूसरे भी किसी तरीके का, अगर केयर हम सीख करते हैं तो उनके साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा है। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर, यानी अगर तनाव महसूस हो रहा है ज़हनी तौर पे, या मैं फिजिकली बीमार हूँ, तो अगर मुझे इलाज मिल पाता है तो मेरे चांसेस सुसाइड के कम होंगे। लीथल चीजें, जो जानलेवा चीजें हैं, जो जरिए हैं, उनका एक्सेस कम होना, यानी वो चीजें मेरे आसपास ना होना। तो कई सारे इंटरवेंशंस है, जैसे अगर इंडिया में हम देखें फार्मर सुसाइड, तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो कंट्री में मतलब गवर्नमेंट ने की, वो ये की कि पेस्टिसाइड हटा दो, और उसकी जो खरीदो फरोख्त है उसको मुश्किल कर दो, क्योंकि ये देखा गया था कि फार्मर्स सबसे ज्यादा सुसाइड पेस्टिसाइड कंज्यूम करके कर रहे थे। तो जो चीजें जिनके जरिए से अपने आप की जान ली जा सकती है, उन चीजों को हटा दिया जाए। ये हेल्थ केयर में बहुत फेमस बात है। मेंटल हेल्थ केयर में जो बोलते हैं, कई बार बोला जाता है कि सुसाइड इज द मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ, यानी
जिन कारणों से मौत होती है उसमें सबसे आसानी से टाले जा सकने वाला जो कारण है वो सुसाइड है। वार्निंग साइंस ऑफ सुसाइड कुछ मतलब अगर हमारे आसपास लोग हैं और हमें कैसे पता चले, क्योंकि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि वो नजर नहीं आता और उसी वजह से मदद लेना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है, उनको मदद मिल भी नहीं पाती। अगर बाई चांस कोई गिर गया, उसको चोट लग गई, खून निकल रहा है, तो आसपास हर किसी को पता चलेगा कि इसको मदद की जरूरत है, तो वो खुद अगर ना जा पाए तो कोई ना कोई उसकी मदद कर देता है जरूर। लेकिन मेंटल हेल्थ के इश्यूज ऐसे रहते हैं कि दिखाई नहीं देते, तो इसीलिए मदद मांगना भी मुश्किल है और कोई और मदद कर पाए ये भी मुश्किल है, क्योंकि वो बॉडी में नहीं नजर आ रहा है। लेकिन मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो रवैये में दिखाई जरूर देते हैं। तो इसको देखने के लिए अगर आप मदद करना चाहते हैं अपनी और आसपास के बाकी लोगों की भी, तो हमें और ज्यादा ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा और मतलब गौर से हर चीज देखें और ध्यान रखें आसपास जो हमारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हों या दोस्त हों या क्लासमेट्स हो, कॉलीग्स हों, अगर उनके रवैये में बदलाव नजर आ रहा है तो वो जरूर किसी न किसी तरीके के तनाव का एक इंडिकेटर हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम देखें अपने आसपास के लोगों में बदलते हुए रवैये को और उससे चिढ़ें और परेशान ना हो, बल्कि सोचें कि इट्स अ कॉल फॉर हेल्प। तो हम पूछें कि उन्हें किसी तरीके की मदद की जरूरत तो नहीं है। ये कुछ वार्निंग साइंस हैं। Should I read them out? जी आप उर्दू में एक बार पढ़ लें। ठीक है। कोई इंसान अगर मरने की या अपने आप को मारने की बात कर रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये जरूर सुसाइड के बारे में सोच रहा है। जरूर तो पता नहीं, पर ये एक तरीके की वार्निंग है कि हो सकता है ये सुसाइड का सोच रहा हो। कोई इंसान जो है जरिए ढूंढ रहा हो अपने आप को खत्म करने के, तो ये क्योंकि मैंने एक अमेरिकन साइट से लिया है तो इन्होंने ऑनलाइन सर्चिंग फॉर गन लिखा है, मैंने पॉइजन ऐड कर दिया क्योंकि वहां पर गन हर इंसान रख सकता है, तो इसीलिए उनके लिए वो अवेलेबल है ऑप्शन। पर कोई इंसान जो है मरने के तरीके ढूंढ रहा हो गूगल सर्च पे या किसी से पूछ रहा हो कि वो कैसे मरे थे, वो कैसे मरे थे सुसाइड के अराउंड, या तो ये एक वार्निंग साइन है। कोई इंसान नाउमीद महसूस कर रहा हो और उसे ऐसा लग रहा हो कि जीने की कोई वजह नहीं है, तो नाउमीदी कई बार बातचीत में सामने आ सकती है। तो अगर आपको लगे, ऐसा महसूस हो कि ये इंसान नाउमीद लग रहा है जिंदगी से, तो आपको समझना चाहिए कि हो सकता है ये सुसाइड की तरफ बढ़े। कोई इस तरीके की बात करे कि मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ और मुझे बहुत तकलीफ महसूस होती है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। कोई इंसान अपने आप को बोझ समझे दूसरों पर, अपने आसपास के लोगों पर, या वैसे भी अपने वजूद को बोझ समझे, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। कोई बहुत ज्यादा सो रहा हो या बहुत कम सो रहा हो, अचानक ये चेंज अगर आ रहा है कि अचानक बहुत ज्यादा सोने लगे हैं या कम सोने लगे हैं। कोई withdrawing or feeling isolated, कोई बदला लेने की बात कर रहा हो या किसी इंसान ने अपने आप को अकेला कर लिया हो, तन्हा, मतलब फैमिली के साथ भी रह रहे हैं लेकिन एक रूम में बंद रहना पसंद करते हैं और ज्यादा बातचीत करना नहीं पसंद करते, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, पड़ोसियों से बात करनी बंद कर दी है, तो जो सोशल इंटरेक्शन है वो बंद किया है और अपने आप को तन्हाई में रखना पसंद कर रहे हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। कोई इंसान बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, यानी कभी बहुत खुश हो जा रहे हैं, कभी बहुत गुस्सा हैं, या कभी बहुत अचानक उदास नजर आ रहे हैं, और ये जो चेंज है ये बहुत फास्ट हो रहा हो मूड में, तो भी हमें ध्यान देना चाहिए। किसी का
काम करने में मन खत्म हो जाए, जो काम वो अब तक करते आ रहे हैं, जो जिम्मेदारियां हैं उनकी या जो चीजें उनको करनी पसंद है, जैसे रोजमर्रा के काम है। अगर कोई होम मेकर हैं तो घर के जो काम करते हैं, जो भी घर के काम है बेसिक, और अपने आप का ख्याल रखना भी, नहाना धोना उसमें इंक्लूडेड, सेल्फ केयर। तो किसी का अगर वो कम हो गया है, सेल्फ केयर कम हो गया है, नहाना धोना कम हो गया है, और वो इंसान वो नहीं है जिसको 4 दिन में नहाना पसंद हो, एक इंसान है जो रोज नहाता है लेकिन आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते से नहाया नहीं है और घर का काम पड़ा हुआ है पर ये कर नहीं रहे हैं, और आमतौर पे ये ऐसा नहीं करते हैं। वो उनका रवैया नहीं है, अभी ये नजर आ रहा है ऐसे। या कोई है जो ऑफिस नहीं जा रहा है या जाकर वापस आ जा रहा है, या जो चीजें उन्हें करनी पसंद थी, किसी को अगर शॉपिंग पे जाना पसंद था या मूवीज देखना पसंद था या ड्राइंग करना पसंद था, पर अब वो चीज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है। जो लोग अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम करते हैं उनका अगर कंजम्पशन बढ़ जाए तो इट्स ऑल्सो वार्निंग साइन। और कोई इंसान जो है बहुत ऐसे घबराया हुआ परेशान लगे, या फिर चिड़चिड़ापन बढ़ जाए उनके अंदर, या फिर बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं, अगर देखकर लगे कि अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा तो करते नहीं है अक्सर, तो वो भी एक हमारे लिए वार्निंग साइन है। अब कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं सुसाइड को लेकर, बहुत सारे गलत फहमियां हैं, और WHO ने एक बहुत अच्छा इसका डॉक्यूमेंट दिया है कि क्या मिथ्स हैं और फैक्ट्स हैं। अक्सर ऐसा लोगों को लगता है कि कोई एक बार अगर सुसाइडल था, यानी कोई एक बार अगर सोच रहा था अपनी जान लेने के बारे में, तो वो हमेशा ही अपनी जान लेने के बारे में सोचता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि जो हाइटेंड सुसाइड रिस्क, यानी सुसाइड करने का जो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत कम समय के लिए होता है, और सुसाइड के बारे में जो विचार हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो आते जाते भी रह सकते हैं। और जो पहले सोच रहा हो सुसाइड करने के बारे में, वो आ, बाद में, या उसने अटेम्प्ट किया वो हो सकता है कि आ, जिए भी आगे, और मतलब हमेशा ही सुसाइड के बारे में सोचे ऐसे जरूरी नहीं है। दूसरा ये है कि ये बहुत कॉमन मिथ है, लोगों को लगता है कि अगर हम मरने के बारे में बात करें, अगर किसी से पूछें मरने के बारे में, तो वो अच्छा आइडिया नहीं है, और अगर हम किसी से सुसाइड के बारे में बात करेंगे तो उसको आइडिया मिल जाएगा कि सुसाइड करना चाहिए, और फिर वो जाकर अपनी जान ले लेगा। ऐसा नहीं है। अगर हमको लग रहा है कि कोई इंसान है जो मरने के बारे में सोच रहा है, तो अगर हम पूछें उससे, अगर आप इन साफ शब्दों में भी पूछें कि क्या आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, तो वो उसको एनकरेज नहीं करेगा, बल्कि वो आपका इस तरीके से पूछना उनकी मदद कर सकता है। ये लोगों को लगता है कि जिसको जहनी बीमारी है या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, सिर्फ वो लोग ही सुसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है। सुसाइड करने वाले जो लोग हैं उनमें से एक चुनिंदा ही पॉपुलेशन ऐसा है जो जिसको कोई डायग्नोज्ड मेंटल डिसऑर्डर था, यानी कि जिसका इलाज चल रहा हो या उसको मानसिक रोग रहा हो। ये लगता है कि सुसाइड अचानक हो जाता है और पता ही नहीं चलता सुसाइड के बारे में, जबकि ऐसा नहीं है। ज्यादातर सुसाइड्स जो होती हैं उसके अराउंड वार्निंग्स हमेशा मौजूद होती हैं, और बस ये है कि हम नहीं समझ पाते। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हमें वार्निंग साइंस, अगर हम इतने मोहतात हैं या इतने ऑब्जर्वेंट हैं, तो हम देख पाएंगे कि वो इंसान वार्निंग दे रहा था। और ये कई बार हुआ है कि पेरेंट्स हैं जिन्होंने बाद में जब सोचना शुरू किया तो उनको पता चला अरे हमारा बच्चा तो बहुत समय से ऐसी कुछ चीजें कर रहा था जिसपे अगर हम ध्यान देते तो पता चलता कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग, और द पर्सन वाज थिंकिंग अबाउट डाइंग, वो सोच रहे थे मरने के बारे में। ये एक मिथ है, ये मुझे भी नहीं पता इन्होंने क्यों डाला है इसमें, पर इट्स अ मिथ कि
someone who's suicidal is determined to die. मतलब कोई अगर सुसाइडल है यानी सुसाइड कर सकता है, उसका रिस्क बहुत ज्यादा है, वो सोच रहा है, उसके पास प्लान है सुसाइड करने का, तो उसे मरना ही मरना है। कई बार ये देखा गया है कि जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद भी मदद मांगते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु जंप फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग से कूद गए और उसके बाद चिल्लाते हैं कि बचाओ बचाओ। तो आखिर तक एक थोड़ी उम्मीद होती है कहीं कि कोई बचा ले, पर ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई है जो बचाए, या कोई रीजन ही नहीं नजर आता है कि जिसके लिए मैं जीऊं, तो इसीलिए वो मरने को बेहतर समझते हैं। ये भी एक बात है जो लोग करते हैं कि जो लोग सुसाइड की बात करते हैं वो उनका मतलब नहीं होता, मतलब ये कि सिर्फ बोल रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही धमकी दे रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। और हम अभी के रिसेंट एग्जाम्पल आयशा के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि ऐसा ही था। मतलब उसके हस्बैंड को लगा, जबकि उसने कहा भी कि मैं जान दे दूंगी, और उसके हस्बैंड को लगा कि ये सिर्फ बोल रही है, तो उसका रवैया बहुत बेहिस था। तो जो लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं वो नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुसाइड की बात मजाक मजाक में भी अगर लगता है कि आई है, तो भी जरूरी है कि आप चेक करें कि वाकई वो इंसान सोच रहा है इसके बारे में। हम कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये जो वार्निंग साइंस के बारे में मैंने एक स्लाइड में बात की, वो उस पर ध्यान दीजिए। ये स्लाइड इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, आप लोग सब रख सकते हैं, और भी कोई चीज अगर चाहिए होगी तो आई विल बी रेडी टू हेल्प। वार्निंग साइंस अगर हैं तो प्लीज प्लीज उस पर ध्यान दीजिए और उसको मामूली मत समझिए। और पूछिए आप, जैसे मैंने कहा कि अगर लग रहा है कि ये इंसान सोच रहा है सुसाइड के बारे में, तो आप पूछिए कि क्या आप सोच रहे हो सुसाइड के बारे में, क्या आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। और लगे कि कोई इंसान को ज़रूरत है तो फिर हेल्पलाइन, आगे मैंने हेल्पलाइन के नंबर्स इसमें दिए हैं, तो आप हेल्पलाइन, सुसाइड हेल्पलाइंस हैं कई सारी, उसमें से किसी को कांटेक्ट करिए और बात करिए कि आप क्या कर सकते हैं। और वो इंसान इमीडिएटली, अगर आपको लग रहा है कि इसको अभी ज़रूरत है या कोई तुरंत उस चीज़ में ना दे आर अबाउट टू डू इट, तब आप हेल्पलाइन की मदद लीजिए, आप उनके साथ मौजूद रहिए वहाँ पर, उनको मत अकेला छोड़िए। और पूछ पूछ के सता नहीं देना कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। यू जस्ट बी देयर सो दैट आप वहाँ पर रहिए, ताकि वो ऐसा कदम ना उठा लें। और अगर आप नहीं रह सकते हैं ज़्यादा वक्त के लिए उनके साथ में, तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो उनके साथ रह सकता हो। और नरमी से पेश आइए, बी एम्पैथेटिक। एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी के दर्द को इस तरह समझना कि आप वो महसूस कर रहे हो, अपने आप को उस जगह रख कर देखना कि अगर आपको ये लगे कि कोई रास्ता ही नहीं है मेरे लिए, तो मैं क्या सोचूंगा। अक्सर ये होता है कि क्या नाटक कर रही है या क्या नाटक कर रहा है, सिर्फ धमकी दे रहा है, इस तरीके का एक रवैया होता है। तो प्लीज वो रवैया बिल्कुल भी मत रखिए। अगर आपको लग भी रहा है कि ये इंसान सिर्फ अटेंशन, दिस हैपेंस कि लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए, यानी अपनी तरफ ध्यान बटोरने के लिए ऐसी बातें कर रहा है या कर रही है, अगर आपको ये 100% भी लगता है, तो भी आप उस चीज को सीरियसली लीजिए और प्लीज मदद करिए। अब हो सकता है किसी की जान बचा सके। और ऐसा कोई इंसान है जो सुसाइडल है, यानी एट रिस्क है सुसाइड के, अभी सोच रहा है मरने के बारे में, तो उसके आसपास से हार्मफुल चीजें जिससे वो अपनी जान ले सके वो हटा दीजिए। रस्सी है, नाइफ है, या दवाइयाँ हैं जो जिसकी उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनकी रेगुलर दवाइयाँ भी उनके पास मत छोड़िए, अपने पास रखिए और उनको खाने के लिए दीजिए। और
यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी भी हेल्पलाइन में फोन करके पूछ सकते हैं कि आप क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए हम लोगों को। अगर कोई ऐसा इंसान है जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है या बात कर रहा है, उस इंसान से आप कोई भी झूठे वादे नहीं करिए कि हो सकता है कि वो कोई किसी का इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, बहुत लॉस हो गया है, बहुत लोन है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे भरे, और वो कारण है कि वो सुसाइड करना चाहता है, चाहती है। तो आप ये मत बोलिए हाँ हाँ सब मैं भर दूंगी, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब तक आपके पास पक्का कोई अश्योरेंस नहीं है, आप झूठा वादा मत करिए उनसे, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ बस इसको अभी टालना है तो इसीलिए हम बोल देते हैं, तो ये नहीं करना है। झूठे रीअश्योरेंसेस यानी झूठी तसल्ली देना, और ये सबसे खराब चीज होती है। प्लीज हो सकता है कि आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया हो कि आप बहुत परेशान हो और कोई बोले आके कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत इनसेंसिटिव भी है ऐसा बोलना कि सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होना क्या होता है? इट्स अ वेरी वेग थिंग टू से, एंड स्पेशली फॉर समवन जो सुसाइड तक पहुंच गया है, उसके लिए बहुत कुछ ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है। तो आप ये बोलो कि सब ठीक हो जाएगा, उस इंसान की बिल्कुल मदद नहीं करेगा और उसको और परेशान करेगा। या ये कहना कि अरे ये तो स्टूपिड आइडिया है, क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, मरने वरने की क्या बात कर रहे हो। या फिर ये बोलना कि अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें क्या जरूरत है मरने की। ये भी बहुत इंसेंसिटिव है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना कभी। और किसी ने अगर आपसे बताया है ये कि वो सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, या आपने मानिए पूछ लिया कि क्या तुम सोच रहे हो सुसाइड के बारे में, क्योंकि आपको लगा आस पास कुछ चेंज है, और उसने बता दिया, पर ये बोल के बताया कि हाँ प्लीज ना मेरी अम्मी को मत बताना या किसी और को बिल्कुल मत बताना मैं ऐसा सोच रही हूँ, तो ये वादा आप बिल्कुल ना करिए कि मैं इसको जो है राज रखूंगी। यहाँ पे आपको राजदार बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे वादा खिलाफी भी नहीं होगी। आप पहले ही बोल दीजिए कि नहीं ऐसा वादा मैं नहीं कर सकती हूँ। और अगर मान लीजिए कि आपने उस मोमेंट में वादा कर भी लिया था कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो भी आप वो वादा खिलाफी करिए, प्लीज करिए। ये थेरेपी का भी एक वो है जहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी यानी बातों को छुपा के रखना, यानी सिर्फ थेरेपिस्ट और उनके क्लाइंट के बीच में ही रहेगी, एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है एक तरीके से, जिस पर काम किया जाता है। लेकिन अगर उसमें सुसाइड इन्वॉल्व है, सुसाइड रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो हम ब्रीच करते हैं। यानी अगर कोई इंसान लग रहा है कि ये खुदकुशी के बारे में सोच रहा है, उस वक्त हम उस बात को राज नहीं रखते हैं, उसका राज को फैला देते हैं आगे ताकि उसको मदद मिले। ऐसे फैलाना यानी दुनिया में नहीं फैलाना है, उसको इस जगह ले जाना है कि जहां से उसको मदद मिले। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं कि जहाँ सुसाइड, जिसके घर में सुसाइड हो गया है और कोई किसी की डेथ सुसाइड से हुई है, तो वो फैमिली को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात आप ध्यान में रखिए। और प्लीज उनके दरवाजे पे आप नसीहत लेकर मत पहुंचिए किसी भी तरीके की। वो उनकी मदद नहीं करेगा, उनके लिए मुश्किल बढ़ाएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि ऐसे वक्त में क्या बोलना चाहिए, तो आप चुप रहिए, वो बेहतर है। क्योंकि मैंने देखा है, कई दफा देखा है, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट भी याद है जहाँ पर किसी के बच्चे की मौत जो है सुसाइड से हुई थी, और लोग बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। मतलब वो औरत रो रही है, अगर कोई रो रहा है तो हमको उसे रोने देना चाहिए, हमें सिर्फ वहां पर सुनने, अगर आप सिर्फ सुन सकते हैं तो आप रहिए, वरना आप अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए ऐसे लोगों के साथ कि सिर्फ आप खबर लेने के लिए पहुंच गए कि कैसे डेथ हुई थी, आप डिटेल्स पूछे जा रहे हैं, एक एक चीजें। अभी सोशल मीडिया पे भी ये होता है ना, हम उसका एक्सटेंशन देख सकते हैं कि डेथ हुई तो हुई, पर उसमें लोग सर्च करते हैं। मतलब मैं गूगल पे अगर सर्च करूं तो उसमें सर्च में दिखाता है कि डेड बॉडी की फोटोज लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब जो मोस्ट सर्च चीजें होती हैं वो लिस्ट में आती हैं नीचे। तो अगर मैं इंसिडेंट पढ़ने के लिए कि किस तरीके से हुआ या उसकी क्या डिटेल्स है ढूंढने जाऊं, तो उसमें
डेड बॉडी के फोटोज या उनकी जो बॉडी रिट्रीव हुई उसके फोटोज लोग ढूंढते हैं। तो ये रवैया मदद नहीं करने वाला है और हमें मदद करने वाला बनने की ज़रूरत है ताकि हम आसानियां कर सकें लोगों के लिए। ये हेल्पलाइंस की लिस्ट है जो हर कोई अगर अपने पास रखे तो अच्छा है, या एटलीस्ट नाम याद रखे। इंटरनेट पर है अवेलेबल वैसे, पर एक जगह मैंने डाल दिया है ताकि इजी एक्सेसिबिलिटी हो। एक और चीज़ जो सुसाइड में मैंने आपने देखा होगा कि डाइड ऑफ सुसाइड फ्रेज यूज किया है, तो कमिटेड सुसाइड यानी या हाँ समन कमिटेड सुसाइड जो है, ये लैंग्वेज बिल्कुल नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि कमिट जो है वो क्राइम के इसमें आता है। और क्योंकि सुसाइड को पहले क्राइम के तौर पे देखा जाता था, इसलिए वो लैंग्वेज है, लेकिन सुसाइड से डेथ हुई है यही बोलना चाहिए। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह मेहरा प्रेजेंटेशन के लिए। ईवा पूछ रही हैं कि अगर कोई सुसाइड करने का सोच रहा है या कर भी चुका है तो आ, उसे क्या बोलना चाहिए, या फैमिली मेंबर्स को मतलब किस हिसाब से तसल्ली देनी चाहिए, और अगर कोई करने का सोच रहा है तो उसे क्या कहना चाहिए? कोई अगर करने के बारे में सुसाइड सोच रहा है और आपको पता चले, तो जैसे कि मैंने कहा, आप ये बोलिए कि मैं हूँ यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तब आप ये बोलिए कि मैं हूँ यहाँ पर सुनने के लिए, आपकी मदद के लिए। और फिर आप जो है ये हेल्पलाइंस को डायरेक्ट करिए उनको कि ये नंबर हैं, प्लीज़ इस पे बात करो आप। या फिर इमीडिएट में तो हेल्पलाइन ही मदद कर पाएगी, जो सुसाइड हेल्पलाइन है। बाद के लिए उसके बाद वो उस वक्त जो है खतरा टल गया, वो एक जैसे कि हमने देखा मिथ्स और फैक्ट्स में कि एक टाइम होता है जब हाइटेंड रिस्क होता है, तो उस समय हेल्पलाइन से मदद लें तो बेहतर होगा। उसके बाद में जो है आप ये देखिए कि वो इंसान किसी काउंसलिंग में या थेरेपी में जाए तो बेहतर रहेगा। अच्छा, ये हेल्पलाइन किस हिसाब से काम करती है? अगर कोई कॉल करता है तो क्या उसमें वो काउंसलर से कनेक्ट कर देती है, या वो किस हिसाब से जो आप हाइटेंड उसमें काम करते हैं? हाँ, तो हेल्पलाइंस बेसिकली ये होगा कि इस वक्त मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी जान देनी है, और मेरे मन में बहुत ख्याल आ रहा है कि मैं मर जाऊं, और उस वजह से बेचैनी हो रही है या जो भी है उसको लेकर मैं परेशान हूँ। तो अगर मैं फ़ोन करके ये बोलूँ कि मुझे मरने के ख्याल आ रहे हैं या मुझे सुसाइड करना है, तब फिर वो बात करेंगे आपसे उसके बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। या यूजुअली ये देखा जाता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि आसपास कोई एक सपोर्ट के लिए इंसान हो जो मौजूद रहे, और जो आपको रोक सके, से मुराद रोक सके एज एन जो बात कर सके उस वक्त में, क्योंकि डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। यानी मैं बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान हूँ उस मोमेंट में, तो अगर कोई सुनने वाला है एटलीस्ट कि क्या मेरे दिमाग में ख्याल चल रहा है, तो वो भी मदद करता है अ लॉट ऑफ टाइम्स। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा था कि जो इस्लामिक फिलोसफी है, अगर मतलब कोई ऐसा इमीडिएट कोई सुसाइडल नहीं हो या सुसाइड का केस नहीं हो, बट जनरली लाइफ में जो इस्लामिक फिलोसफी है कि जिंदगी जो है वो एक अमानत है खुदा की तरफ से, और उस आपको अपने बॉडी पर भी एक हक है, आपको वो हक अदा करना। तो ये सब ये अंडरस्टैंडिंग बचपन से अगर बच्चों में है, तो क्या दिस विल लीड टू a kind of a is it a preventive measure? ये prevent करेगा? इट रियली इज। जैसे मैंने चलिए प्रोटेक्टिव आहिस्ता फैक्टर्स बोलो, में बहुत जल्दी जल्दी हो। जी बोलिए। तानिया, हाँ, तो हाँ बिल्कुल ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, जहाँ पर घर में अगर इस्लामिक माहौल है जहाँ पर बात की जाती हो हमेशा से कि बॉडी की तरफ रवैया, जैसे आई एम वेरी इट्स गुड दैट यू ब्रॉट इट अप कि हमारी बॉडी पर भी हक है। तो बॉडी का हक ये है कि उसका ख्याल रखें हम। तो
और सुसाइड जो है सही तरीका नहीं है, हराम है ये बोलते हैं अक्सर। और हमारे पास सबसे आसान तरीका यही होता है कि किसी को अगर किसी चीज से रोकना है तो बस हराम हराम बोल के डरा देते हैं, बल्कि उसकी बजाय अगर एक पॉजिटिव तरीके से बात की जाए, जैसे आपने बोला सानिया कि व्हाट वर योर वर्ड्स, अमानत मतलब है। यही, हाँ, हाँ, ये जिंदगी फिलोसफी अमानत की है। हाँ, जिंदगी कि अमानत है। जिंदगी एक अमानत है अल्लाह की तरफ से हमारे लिए, और जब तक अल्लाह ने दी है उसको हमें संभालना है। तो वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, बेशक है, बट दिस डज नॉट मीन कि एक रिलीजियस फैमिली से आने वाला इंसान और जो जो बहुत पाबंदी से फॉलो भी करता होगा चीजों को, वो कभी सुसाइड रिस्क पे नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इट्स वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बट हाँ, तो अगर ये बेसिकली ये फिलोसफी और इंसान एक्टिवली अपने आप को इंगेज करे, जैसे मैं ये क्रिश्चियनिटी में ये देखती हूँ, जो उनके सर्कल्स होते हैं, जो कोयर होता है, हर संडे मिलते हैं, और मतलब बकायदा एक पूरा काइंड ऑफ रिचुअल होता है, और जैसे दर्स भी वो लोग एक तरह का सुनते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग भी एक करने की कोशिश कर रहे हैं। जमात जब हम लोग देखते हैं या डिफरेंट तरह के जमात, तो डेफिनेटली ये सब चीजें लोगों को इनसे एंगेज करने से एक प्रिवेंटिव, एक अच्छा माहौल, एक बेटर माहौल बनता है दिमाग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे महसूस होता है कि मैं बिलोंग करती हूँ एक ग्रुप को, और यहाँ कोई है, मेरे होने से फर्क पड़ता है, अगर ये लगे ना कि मैं हूँ तो फर्क पड़ता है और मैं नहीं हूँ तो फर्क पड़ता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि सुसाइड करने का जब ख्याल आता है तब ये बहुत आम चीज होती है कि ये लगने लगे कि मेरे नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिस इज वन ऑफ द थॉट्स दैट इज देयर। तो कोई है जो मुझे पूछता है रेगुलरली, तो कई बार हो सकता है कि किसी ने आज मैसेज कर दिया मुझे और मुझे अच्छा लगा, तो मैं शायद आज डिले कर दूं, मेरा आज प्लान था सुसाइड का, लेकिन मुझे आज थोड़ा बेहतर लग रहा है, मुझे लगा कि हाँ है कोई मेरा, तो दैट रियली हेल्प। और इज्तिमाइयत जो है जिस तरीके से, और मुस्लिम ग्रुप्स में भी है बहुत फॉर्म्स में, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में औरतें मिलती हैं और एक दूसरे के साथ में उठना बैठना होता है, दैट इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। किसी ने पर्सनल मैसेज किया है कि आपने जो वार्निंग साइंस का लिस्ट बनाया है, अगर कोई खुद में वो वार्निंग साइंस देखे तो क्या करे? वो वार्निंग साइन अगर खुद में है तो खुद ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं सुसाइड के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि ये वार्निंग साइंस तो दूसरों में नोटिस करके हमें मदद करने के लिए ज्यादा है, पर अपने आप में सबसे बड़ी वार्निंग साइन ये है कि मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है और मैं मरने के बारे में सोच रही हूँ। तो वो तो तब आप मदद लीजिए, मतलब ये जो हेल्पलाइंस हैं उनमें से किसी पर कॉल करिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी थेरेपी या काउंसलिंग में हैं तो अपने काउंसलर को ज़रूर बताइए कि आप ये सोच रहे हैं। अगर हेल्पलाइन से बात कर कर आपको मदद नहीं मिली ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ गो टू अ साइकाइट्रिस्ट और उनको आप बताइए कि आपको ऐसे ख्याल आ रहे हैं। जाकल्ला, अगर किसी को डायरेक्टली कोई सवाल पूछना है तो आप प्लीज पूछें। जैसा कि आपने कहा है, ये थोड़ा स्टिग्मा वाला टॉपिक भी है, तो आई गेस लोग भी थोड़े अनकंफर्टेबल हैं कि इसके बारे में करें। एक और चीज है स्टिग्मा की, आप में से किसी को सवाल आ रहा है तो प्लीज हाथ उठाइए, तब तक मैं बोलती हूँ। होपलेसनेस एक हमने देखा था इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, और नाउमीदी जो है एक रवैया है उमूमन हमारी कौम का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर चीज को हराम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जबकि हम अगर उसको पॉजिटिव की तरफ से देखते हुए आए तो वो ज्यादा मदद करेगा। तो सिर्फ हराम हराम बोलकर हम सोचते हैं कि डरा कर फियर उसको फियर साइकोसिस को यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है, वो और नुकसान पहुंचाता है और मदद मांगने से रोकता है लोगों को।
तो होपलेसनेस एक चीज है जिसके अराउंड बहुत स्टिग्मा, दूसरी चीज जिसके अराउंड बहुत स्टिग्मा है। लोग ये कहते हैं कि नाउमीदी कुफ्र है। बिल्कुल ये बात है, लिखी हुई है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाउमीदी कुफ्र है, पता है। लेकिन अगर नाउमीदी आ रही है, और होपलेसनेस कई बार न्यूरोबायोलॉजी की वजह से भी होता है, यानी मेरे दिमाग में कुछ केमिकल्स ऊपर नीचे हो गए जो बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, या या लाइफ में कोई चीजें ऐसी हो रही हैं जो बहुत कंट्रोल के बाहर है, तो मैं कोशिश करते हुए भी उम्मीद नहीं रख पा रही हूँ। अगर नाउमीदी आ गई तो, और अगर कोई नाउमीदी की बात आपके सामने बता रहा है या शेयर कर रहा है, कोई और बात नहीं आई और सिर्फ नाउमीदी की ही बात कर रहा है, तो प्लीज उसको आप जो है शेम ना करें ये बोल के कि अरे तुम तो कुफ्र की तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि ये अक्सर देखा है, जो मुस्लिम्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर करते हैं, नाउमीदी डिप्रेशन में सबसे ज्यादा आती है। और उन लोगों को आसपास के जो लोग हैं, फैमिली वाले या आ, ये क्या कहते हैं, दोस्त अहबाब, वो नसीहत ही करते हैं सिर्फ कि तुम कहाँ गुनाह की तरफ बढ़ रहे हो, नाउमीदी करते हैं। तो पर हुमैरा, लाइक मुझे क्या लगता है कि बहुत सारी चीजें जो अलग अलग डोमिनेंट इमोशन से मदद करती हैं। कभी मोहब्बत का बहुत ज्यादा इजहार मदद करता है, खुदा की तरफ भी। कभी एक डर का एहसास भी, जैसे जैसे कुरान में हम लोग देखते हैं कि खुदा, कभी कभी कुछ आयतें हैं जो खुदा से बहुत मोहब्बत की बात करती हैं कि खुदा तुमसे मोहब्बत करता है और हर ये। और कभी कभी जहन्नम के बारे में से डराया भी जाता है कि अगर तुम गलत करोगे तो ये भी है। और कभी कभी उम्मीद भी दी जाती है, अगर तुमने गलत किया है तो अल्लाह तो माफ करने वाला है, तो तुम नाउमीदी कुफ्र है। तो मुझे लगता है कि मतलब शायद हर पॉइंट ऑफ, क्या बोलते हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम में काम आती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इस चीज का शऊर होना चाहिए कि इस वक्त क्या काम आएगा। लोगों हाँ ने ये दीन को सिर्फ थ्योरी में लिया है, और हम लोग सिर्फ रटते हैं चीजों को, और बेतुका कहीं भी उठा के कहीं भी लगाते हैं किसी भी टाइम पे। एंड दैट्स व्हाट पीपल डू, कि नाउमीदी कुफ्र है, तुम तो काफिर बनने चले हो, तुमसे ये नहीं हो रहा है। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल हु आर इन डिप्रेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ऑफर देयर नमाज। नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए नहाना मुश्किल हो जा रहा है, उनके लिए खाना खाना मुश्किल हो जा रहा है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। समझना चाहिए उस समय, और आपको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, रादर देन कि मतलब ये कॉज देखना चाहिए ना कि तुम हाँ, जब भी तुम्हारे साथ हो रहा है किन वजह, किन, रादर देन सेइंग कि हराम है, क्यों हो हाँ, रहा है, व्हाट इज लीडिंग टू इट, तुम्हारी क्या उसको भी चीज है जो पता हम है। लोग बदल सकते हैं। हाँ, उस इंसान को खुद पता है कि ये हराम है, वो ऑलरेडी हाँ। सेल्फ स्टिग्मेटाइज्ड है कि हो। मुझे ना, मैं नाउमीदी की तरफ हूँ। आप बताओगे तो पता चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर इफ इट इज समवन हु नोज दीन, हो। तो ऑलरेडी पता है, और उसको ऑलरेडी इस चीज का गिल्ट और शेम है कि हो। मेरे नाउमीदी की तरफ मेरे ख्यालात हैं। तो आप ये बोलकर उसकी मदद नहीं करोगे, आप मुश्किल बढ़ाओगे सिर्फ। हो। एक और इंटरेस्टिंग बात ये लगी थी कि आपके स्टेटिस्टिक्स में दिखाया गया था कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पे सुसाइड ज्यादा होता है। हालांकि पॉपुलर परसेप्शन में लोग जो सोचते हैं उनको ये लगता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा अमीरी है वहां पे सुसाइड ज्यादा होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। ये परसेप्शन है कि वहां पे उन लोगों के पास सब कुछ है और खुदा नहीं है और वहां पे सुसाइड ज्यादा हो रहा है। बट ये जो आपको स्टेटिस्टिक्स है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये कैसे बन गया पॉपुलर परसेप्शन? इसमें एक जो चीज है, स्टैटिस्टिक्स काफी, एंड यू नो बीइंग अ रिसर्चर, कि उसको बहुत ट्विस्ट भी किया जा सकता है, एक वार्निंग साइन के तौर पे यूज किया है। ये ऐसा है, वहां पर वन ऑफ द फोरमोस्ट रीजंस फॉर डेथ इज सुसाइड। हमारे यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर पे आने वाला कारण है, और इंडिया में सुसाइड का रेट बढ़ रहा है। वहाँ बाकी कंट्रीज में जो है पहले से ज्यादा है। अभी इंडिया या इन कंट्रीज में अगर देखा जाए, तो अभी रैपिडली द रेट्स आर इंक्रीजिंग, स्पेशली अमंग्स द यूथ। तो उस तरीके से है, बट या ओह ओके। तो मतलब हम लोग जब सुसाइड के बारे में बात करते हैं तो हम लोग अक्सर ये सोचते हैं, मतलब फ्रॉम अ वेरी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि डिप्रेशन हो सकता है या इस तरह का। बट
अगर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा है तो इससे कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि पोवर्टी भी तो एक बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, पावर्टी, पॉलिटिकल, हाँ पावर्टी बोल सकते हैं। पावर्टी से ज्यादा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, लैक ऑफ सपोर्ट। पावर्टी बाय इन इटसेल्फ इज नॉट अ रीजन, अगर देखा जाए अभी तक जो स्टडीज है उसमें ये है कि पावर्टी बाय इटसेल्फ इज नॉट अ रीजन, बट यस लैक ऑफ रिसोर्स होना, जो और लैक ऑफ सपोर्ट इन टर्म्स, जैसे अगर हम फार्मर सुसाइड देखें, और इसके ऊपर बहुत बहस है कि फार्मर सुसाइड को हम किस लेंस से देखें, क्योंकि उसमें हम मेंटल हेल्थ यानी साइकोलॉजी का लेंस बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है डेट इस तरीके से है कि कोई रास्ता नहीं बच रहा है। तो कर्ज। लैक ऑफ कर्ज, हाँ, लैक ऑफ सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो सुसाइड एक तरीके से फेलियर ऑफ सिस्टम्स भी है, जो डरखाइम जिसके बारे में बात करते हैं कि सोशल डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं वो, बट ही ऑल्सो इन अ वे टॉक्स अबाउट इट एज अ फेलियर ऑफ सिस्टम्स, सोशल सिस्टम्स। That's true. और क्या कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जो कंपेयर करती है लाइक सुसाइड बिटवीन जो कंट्रीज जिसमें अपेरेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उन कंट्रीज से? क्योंकि हमारा एक बिलीफ सिस्टम तो है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, ऊपर से ये अलग अलग तरह से रीइंफोर्स होता है। जैसे एक ये बोला जाता है कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, तो रिस्क के लिए आप मतलब पोवर्टी के कंटेक्स्ट में बोला जाता है कि आप ये मत सोचिए या जो भी है। तो क्या ये बिलीफ सिस्टम से लिंक कोई रिसर्च है जहाँ पे कुछ ऐसा पाया गया है, लोअर रेट्स ऑफ सुसाइड? ये तो देखा गया है कि मुस्लिम पॉपुलेशन में कंपैरेटिवली सुसाइड्स आर लेस, लेकिन अंडर रिपोर्टिंग की भी बात होती है एक तरीके से। जैसे इंडिया का भी जो डेटा है हमारे पास, अगर देखा जाए, जैसे ये मानना है, जैसे आपने भी कहा ना कि एशियन कंट्रीज में हम समझते थे कि सुसाइड नहीं होनी चाहिए यूरोप के मुकाबले में, तो अंडर रिपोर्टिंग होती है। बट आई विल हैव टू रीड मोर अबाउट दैट, बहुत अच्छे से नहीं मुझे पता। एक्चुअली हर ज्यादातर चीजों में इनसे रिलेटेड, क्योंकि अरब कंट्रीज जो है वो तो क्लोज कंट्रीज हैं, तो रिसर्च इंडिपेंडेंट पता ही नहीं है कि कितनी सही है कितनी गलत है। तो कम रेट भी है, जैसे इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाता है, लोग अक्सर बोलते हैं वहाँ पे रेप के रेट्स बहुत कम है, बट वी डोंट नो कि रेप हो रहा है तो रिपोर्ट हो रहा है कि नहीं है, और मैरिटल रेप को गिन रहे हैं कि नहीं, गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं। एटलीस्ट वेस्ट में या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा सकता है टू एन एक्सटेंट, जब हो रहा है तो लोग जाके रिपोर्ट कर रहे हैं। बट कल्चर्स जो क्लोज हैं उसमें तो स्टिग्मा भी है, अभी रेप हो गया है तो थोड़ी जाके खुल्लम खुल्ला रिपोर्ट करेंगे कि। तो आई थिंक दीज फैक्टर्स आर आल्सो देयर। यस। और आपने कहा था कि मतलब द रीजन व्हाई पीपल हार्म देमसेल्व्स, उसमें लो सेल्फ एस्टीम भी है। बट मतलब कभी कभी सम पॉइंट ऑफ टाइम में सबको एक लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है, तो हाउ इज लो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू लोग अपने आप को हार्म करना? बिकॉज अपेरेंटली ऐसे देख रहे हैं तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है कि सेल्फ एस्टीम लो है और अपने आप को हार्म करना। गुड क्वेश्चन। दीज आर ऑल फैक्टर्स। जैसे कोई भी अगर हम मेंटल हेल्थ फिनोमेना देखें, इश्यूज देखें, तो उसमें हम फैक्टर्स की बात करते हैं, हम रीजंस नहीं बोलते हैं। तो मैंने भी फैक्टर्स के तौर पे ही बात की है। इट इज नॉट अ डायरेक्ट लिंक नहीं होता, इट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। लो सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ऊपर नीचे होता है हर किसी का। देर आर पीपल जिनका कॉन्स्टेंटली बेटर रहता है, देर आर सम पीपल जिनका कॉन्स्टेंटली कम रहता है, और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं पर बैलेंस में मेंटेन कर लेते हैं। लो सेल्फ एस्टीम जो है, सिंस इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स, अपने बारे में अच्छा नहीं फील करना। एंड लो सेल्फ एस्टीम बाकी और डिफिकल्ट इमोशंस, यानी जो महसूस करने में अच्छी ना लगे चीजें, उसको ये आमादा करता है। जैसे अगर मैं सोचूं, लो सेल्फ एस्टीम किसी भी वजह से हो सकता है, बहुत सारी चीजें आसपास हो सकती हैं जो मुझे अपने बारे में कमतरी का एहसास दिलाएं। तो अगर मैं कम हूँ, हर वक्त मुझे ऐसा लगता है, तो
and if I constantly feel that, then it is something difficult to deal with. हर वक्त लगता है कि मुझसे ये भी नहीं हो पाएगा, मुझसे वो भी नहीं हो पाएगा, तो वो जो है it becomes too much to take. और self harm जो मैंने बताया, I hope it was clear, but क्या कहते हैं, when I'm unable to deal with that, यानी जो मुझे अभी महसूस हो रहा है वो इतनी शिद्दत से महसूस हो रहा है कि मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज के काबिल नहीं हूँ, और मुझे पता नहीं मैं ये फीलिंग्स का क्या करूँ, मतलब इट्स सो मच, इट्स अप टू द ब्रिम. तो वो रिलीज करने के लिए वन ऑफ द रीजंस फॉर सेल्फ हार्म इज कि वो रिलीज करना है. मैं किस तरीके से वो रिलीज करूँ नहीं समझ में आ रहा है. देयर आर सम पीपल जो तोड़ फोड़ करते हैं चीजें, बट दीज आर नॉट द पीपल जो वो करेंगे, तो वो अपने आप को काटेंगे ब्लेड से, या और भी बहुत सारी चीजें जो नुकसान पहुंचाने की. तो सेल्फ हार्म में अक्सर मतलब कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा बाहर की तरफ दिखाते हैं, चीजें तोड़ फोड़ देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपना अंदर में कर देते हैं. ओके, बट बाहर वाला सेल्फ हार्म नहीं काउंट होगा ना, अगर गुस्से में कोई चीज तोड़ रहा है, दैट्स नॉट सेल्फ हार्म. नहीं, आप अपने आप को, अपने बॉडी को जब नुकसान पहुंचा रहे हैं, खा नहीं रहे हैं या ऐसा कुछ 2-3 दिन से नहीं खा रहे हैं, ओके, तो सेल्फ हार्म बहुत सारे रीजन से हो सकता है. उसका एक पॉसिबल फैक्टर लो सेल्फ एस्टीम भी हो सकता है. ओके, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे एक सेशन करने का बॉडी इमेज एंड क्योंकि अक्सर लोगों को लो सेल्फ एस्टीम बॉडी इमेज की वजह से होता है ना, लोग अक्सर टोकते रहते हैं. One of the reasons is body. Yeah, so possibly, I mean, we should do one session on body image. Yes, definitely. और body image issues से तो women almost in all age groups are dealing with it. क्योंकि जो social expectations है of a particular body type वो हमको जीने नहीं देती. रंग, height, बाल, चेहरे का shape और you know whatever sizes. So हाँ, that's a very good topic. Yeah, inshallah we'll plan something on